अगर कोई मुझे 4 साल पहले भी कहता कि डेयरडेविल का एक और सीजन आ सकता है तो मैं उसके 2 चांटे लगा देता ये सोच के कि वो मेरे चेहरे पे नमक छिड़क रहा है। पर अब मैं मानने के लिए तैयार हूँ क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और भाई साहब मेरे इस साल की शुरुआत क्या ही बेहतरीन तरीके से हुई है। तो चलो जल्दी जल्दी इसका ब्रेकडाउन शुरू करते हैं क्योंकि मैं इसके बारे में बात करने के लिए पगलाया जा रहा हूँ। अब ब्रेकडाउन की शुरुआत में ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये शो नेटफ्लिक्स डेयरडेविल सीजन 3 का ही कंटिन्यूएशन है, बट सीजन 3 और बॉर्न अगेन के बीच एक बहुत ही बड़ा वाला टाइम गैप है और उस टाइम गैप में काफ़ी कुछ हो चुका है जिसके बारे में ट्रेलर में बहुत सारे हिंट्स भी दिए गए हैं। तो हमारे ट्रेलर की शुरुआत ही एक बहुत ही हाई पॉइंट के साथ होती है जहां में मैट रिबॉर्न डेयरडेविल के रूप में किसी को बुरी तरह पीटते हुए दिखता है। अब ये जो बंदा मार खा रहा है ये कोई रैंडम सा गुंडा या साइड कैरेक्टर नहीं है। ये बंदा इस शो में एक छोटे पार्ट के लिए ही बट एक फुल फ्लेज सुपर विलन का रोल निभाने वाला है जिसका नाम है म्यूज और इसका पूरा चेहरा भी हमें आगे ट्रेलर में दिखा है। अब ये बंदा म्यूज ही है वो मुझे कैसे पता चला, तो वो समझना काफी सिंपल है। ऐसे तुम इसके कमरे में या लेयर में 6-7 पेंट के डिब्बे, पेंट ब्रशेस और दीवारों पे कुछ अजीब से ड्राइंग्स टंगे हुए देख सकते हो जो कि सिर्फ एक पागल या साइकोपैथ ही बना सकता है। प्लस इसी सीन का कंटिन्यूएशन हमें ट्रेलर के एंड में भी देखने को मिला था जहां उसका चेहरा क्लियरली दिख रहा है। अब मुझे पता है एक विलन के लिए म्यूज ये नाम बहुत ही प्लेन और अजीब सा लग सकता है, बट अगर कॉमिक एक्यूरेट म्यूज को अडेप्ट किया जाता है इस शो में, जो कि ट्रेलर के कुछ सीन्स को देख के मुझे लग रहा है कि उन्होंने किया भी है, तो बिलीव मी ये बंदा एमसीयू का आज तक का सबसे ज्यादा डेंजरस और ब्रूटल विलन होगा। और इसकी ब्रूटैलिटी किस लेवल पे है वो समझाने के लिए मैं बस तुमको इस बंदे का एक यूनिक ट्रेड बता देता हूँ। म्यूज खुद को एक आर्टिस्ट बताता है और वो आर्ट अपने विक्टिम्स के खून और लाशों से बनाता है। और ये बंदा इतना डिरेंज्ड है कि कॉमिक्स में पकड़े जाने के बाद इसने खुद अपने हाथों से अपनी उंगलियां तोड़ ली थी क्योंकि उसे सेंस हो गया था कि मैट बहुत गुस्से में है और वो उसके साथ वही करना चाहता है ताकि वो फिर कभी उसका आर्ट ना बना पाए। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ जो कि सीधा शिफ्ट हो जाता है एक डाइनर में जहां हमारा रियली गुड लॉयर मैट मर्डॉक विल्सन फिस्क के साथ बैठा है, या अगर प्रिसाइसली कहूँ तो मेयर विल्सन फिस्क के साथ। अब ये जो पूरा मेयर वाला चोचला है वो चिप ज़िरार्स्की के लिखे हुए डेविल्स रेन नाम के कॉमिक स्टोरी लाइन से उठाया गया है जहां किंग पिन शहर का मेयर बन जाता है और ऑलमोस्ट सभी सुपर हीरोज के घर न्यूयॉर्क में सुपर हीरोज या पर्टिकुलरली विजिलेंटिज्म को बैन करने का ट्राई करता है। खैर ये बहुत बड़ी वाली स्टोरी लाइन है तो उस बारे में बात नहीं करते, बट मेरा पॉइंट ये है कि इस शो में अगर हल्का सा भी डेविल्स रेन का प्लॉट अडेप्ट किया जाता है तो ये आगे जाकर बहुत सारी ग्राउंडेड एमसीयू मूवीज या शोज के लिए एक बढ़िया सेटिंग क्रिएट करेगा। लाइक इमेजिन स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, एवेंजर्स जैसे हीरोज या टीम्स जो न्यूयॉर्क में ऑपरेट करते हैं उनको पूरा बैन कर दिया जाए और उनको अंडरग्राउंड ऑपरेट करना शुरू करना पड़े, जो कि बाद में सिविल वॉर 2 जैसे इवेंट्स को भी स्टार्ट कर सकता है। हमें आगे सीन में फिस्क एक बंदे को बहुत ही बुरी तरह पीटते हुए दिखता है जिससे साफ समझ आ रहा है कि सीजन 3 के बाद ये बंदा सुधरा तो नहीं है, उल्टा और ज्यादा पागल हो चुका है। सीन वापस शिफ्ट होता है उस डायनर में जहाँ फिस्क मैट से कहता है कि उसको वापस देख उसे उतना बुरा नहीं लगा जितना उसने सोचा था। अब यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ ये चीज़, बट आई थिंक यह एक बैटमैन जोकर जैसे रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जहाँ फिस्क एज जोकर बैटमैन यानी डेयरडेविल के बिना अकेला या इनकम्प्लीट फील कर रहा है। अगले सीन में हमें फिस्क अपना हाथ टेबल पर रखते हुए दिखता है और बैकग्राउंड में एक बहुत ही हेवी साउंड प्ले होता है जैसे किसी ने कुछ बहुत भारी सा रख दिया हो, जो कि एक मेटाफोर हो सकता है ये शो करने के लिए कि फिस्ट के हाथों में इस वक्त बहुत सारा पावर है और वो अपने दम पे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के बहुत हेवी और इम्पैक्टफुल डिसीजंस ले सकता है। अब अगर तुम उसके हाथ पे थोड़ा और ध्यान दोगे तो नोटिस करोगे कि उसने अपनी रिंग फिंगर पे एक अंगूठी पहनी है। मतलब बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन स्टोरी फिस्ट की आधी अधूरी शादी जो सीजन 3 में रह गई थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ऑब्वियसली वनेसा के साथ, क्योंकि वो हमें ट्रेलर में भी आगे फिस्ट के साथ डिनर करते हुए दिखी है। हमें आगे नाइट टाइम न्यूयॉर्क का एक शॉट दिखता है जो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये एक डार्क ग्रिटी डिस्टोपियन जैसा फील दे रहा है जो कि अगर कोई मुझे बिना किसी कॉन्टेक्स्ट या शॉट या फ्रेम दिखाता तो मैं इसको बहुत इजीली गॉथम समझ लेता, बट इट इज़ रियली इनसेन हमको एमसीयू में ऐसे नाइट टाइम के सिनेमैटिक शॉट्स दिख रहे हैं। हमें आगे मैट, फॉगी और कैरन का एक शॉट दिखता है और मैं मजाक नहीं कर रहा, इतने सालों बाद इनको एक साथ देख में कितना खुश हूँ सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि जब बॉर्न अगेन का अनाउंसमेंट हुआ था तब ये कहा गया था कि कैरन और फॉगी को टाइम गैप के बीच ऑफ स्क्रीन मार दिया जाएगा, बट आई एम ग्लैड कि उस डिसीजन को चेंज किया गया। अब ये मेरा एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर ही कह लो, बट इनको एक साथ देख मुझे बहुत खुशी होती है और तीनों एक्टर्स ही एट दिस पॉइंट लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन फिर भी फैंस के लिए वापस आना इज ए ह्यूज थिंग। सीन चेंज होता है न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे जहां न्यू ईयर के दिन फिस्क बिलबोर्ड्स के थ्रू मोस्ट प्रोबेबली सिटीजंस को विश कर रहा होगा और इसी सीन में तुमको कुछ ईस्टर एग्स भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे इस बिलबोर्ड पे तुमको हैप्पी न्यू ईयर लिखा दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर अगर तुम कंपनी का नाम पढ़ोगे तो वो पिम वैन डाइन लिखा है, यानी होप वैन डाइन की कंपनी जो हमें एंटमैन क्वांटमेनिया में दिखा था। फिर इस वाले बिलबोर्ड को अगर तुम पढ़ो तो यहाँ हार्लेम्स पैराडाइज लिखा है जो कि ईस्टर एग है एक क्लब का जो हमें नेटफ्लिक्स के ल्यूक के शो में देखने को मिला था। अब ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है एज डेयरडेविल के तीनों सीजन्स अब एमसीयू में कैनन बन चुके हैं और डेयरडेविल डिफेंडर्स का पार्ट रह चुका है, तो उस हिसाब से अब जेसिका जोन्स, ल्यूक केज और आयरन फिस्ट भी एमसीयू में कैनन बन चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है एज इसी बहाने हमको ये तीनों भी इस शो में देखने को मिल सकते हैं। और शायद तुम लोग मेरी बात पर यकीन न करो, बट जेसिका जोन्स के पहले 2 सीजन्स स्टोरी और स्टोरी टेलिंग के मामले में डेयरडेविल के तीनों सीजन्स को भी मात दे सकते हैं। तो बिलीव मी अगर हमें बॉर्न अगेन में जेसिका जोन्स दिखती है
देन इट इज गोइंग टू बी पीक। फिर ऑब्वियसली ये रॉजर्स द म्यूजिकल हमें लास्ट 3-4 सालों से तो दिख ही रहा है। एट दिस पॉइंट रॉजर्स द म्यूजिकल एमसीयू का नया स्टैनली बन चुका है और यहाँ दूर दराज पे अगर नजर डालो तो यहाँ तुमको डिज्नी का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। जो कि मेरा एक सवाल है कि हम लोग तो चलो ठीक है डिज्नी प्लस पे ये सारे मूवी शोज देखते हैं, तो ये लोग डिज्नी या डिज्नी प्लस पे क्या देखते होंगे। सीन वापस डाइनर में जाता है जहाँ फिस्क मैट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो शहर के भले के लिए मेयर बना है, पर मैट ऑब्वियसली उसके पास्ट को बहुत ही क्लोजली जानने की वजह से उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अगले शॉट में हमें एक बंदा जो कि मोस्ट प्रोबेबली म्यूजी है, वो फिस्क का एक म्यूरल बनाता हुआ दिख रहा है, जहाँ आधे पोर्शन में फिस्क एक हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ अपने आइकॉनिक व्हाइट सूट में है और आधे पोर्शन में वो सैड एक्सप्रेशन के साथ अपने जेल के आउटफिट में है। सीन ट्रांजिशन होता है फिस्क पे जो कि ऑलरेडी मेयर बन चुका है और वो किसी बिल्डिंग से शहर की तरफ देख रहा होता है, जो कि एक मेटाफोर हो सकता है ये दिखाने के लिए कि किंग पिन ही अभी शहर का करता धरता है और बाकी सब लोग उसके नीचे हैं। सीन फिर से शिफ्ट होता है उस डाइनर में जहां मैट अब सीधा फिस्क को कन्फ्रंट करता है, ये कह के कि उसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि फिस्क सिस्टम से खेलने के लिए पोजीशन पे आया है। मतलब वो इनडायरेक्टली यही कहना चाहता है कि वो पॉलिटिक्स में लोगों के लिए काम करने को तो नहीं आया है, वो बस अपने पोजीशन को एक शील्ड की तरह यूज कर रहा है उसके पुराने काले कांड और अगले अल्टीरियर मोटिव्स को छुपाने के लिए। अब ये मैं डिटेल कहूँ या नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर तुम इस पूरे सीन का डायरेक्शन देखो तो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से विजुअल स्टोरी टेलिंग की गई है, जहाँ कैमरा जब भी मैट की तरफ पॉइंट होता है तो तुमको एक हल्का कैमरा मूवमेंट दिख रहा होगा और ये मूवमेंट हर एक बीतते सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा है या इंटेंस हो रहा है, ये दिखाने के लिए कि मैट की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो किसी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा है और इसका ये गुस्सा कभी भी फट के बाहर आ सकता है। लेकिन उसी सेम टाइम पे फिस्क के केस में यह मूवमेंट तुमको देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा जब भी उसकी तरफ पॉइंट रहता है तो वो बिल्कुल स्टिल या शांत रहता है, ये दिखाने के लिए कि फिस्क अब सेटल हो चुका है और उसका दिमाग एकदम शांत है। वापस सीन पे आते हैं जहाँ फिस्क एकदम क्लासिक फिस्क की ही तरह मैट के क्वेश्चन को अवॉइड करके उससे उल्टा एक दूसरा क्वेश्चन करता है कि मैट ने विजिलेंटी बनना या डेयरडेविल बनना क्यों बंद कर दिया, और इसका जवाब मैट एक बहुत ही क्रिप्टिक येट इम्पैक्टफुल तरीके से देता है। ए लाइन वॉज क्रॉस्ड। 4 वर्ड्स का ये लाइन एक बहुत ही हेवी मीनिंग कैरी करता है सभी सुपर हीरो फैंस और सुपर हीरोज के लिए जो कि नो किल रूल फॉलो करते हैं। किसी की जान लेना एक लौता लाइन है जो कोई भी सुपर हीरो क्रॉस नहीं करना चाहता, और अगर कोई क्रॉस करता है तो या तो वो गलती से हो सकता है या फिर उसका कोई बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मानना नहीं चाहता, नहीं मैं जब तक ये शो रिलीज़ होता है मैं मानूंगा, बट आई थिंक टाइम स्किप से पहले कोई फॉगी को मार देगा और उसी का बदला लेने के लिए मैट उस किलर की जान ले लेगा। और मुझे क्यों लगा कि फॉगी की ही डेथ हो सकती है, कैरन की क्यों नहीं या दोनों की ही क्यों नहीं, उसका रीजन मैं अगले शॉट से समझाता हूँ। अब इस शॉट में तुम एक बिल्डिंग के छत से मैट का जो नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल काउल है वो तुम नीचे गिरते हुए देख सकते हो, और इस काउल का सिर्फ एक हॉर्न मिसिंग है, बस एक हॉर्न। और जिस जगह पे वो हॉर्न मिसिंग है वहाँ एक डी लेटर जैसा शेप क्रिएट हो रहा है जो कि ऑब्वियसली डेयरडेविल का नाम इंडिकेट करने के लिए है। खैर छोड़ो वो मत देखो, नीचे देखो। अब जिस बिल्डिंग से काउल गिर रहा है वो नेटफ्लिक्स डेयरडेविल वाला जोसीज बार है, जहाँ मैट और फॉगी और बाद में कैरन भी गप्पे मारने के लिए आया करते हैं। अब तुम अगर रास्ते पे देखो तो तुमको क्लियरली दुनिया भर के पुलिस कार्स और एम्बुलेंसेस दिखेंगे। मतलब यहाँ पे जो भी हुआ है उस वजह से यहाँ मल्टीपल कैजुअलिटीज हुई है या मल्टीपल लोगों को चोट लगी है, जिसमें आई थिंक फॉगी भी हो सकता है। अब देखो, कैरन मैट की बहुत अच्छी दोस्त है, उसकी एक्स भी है, बट फॉगी कॉलेज टाइम से मैट का दोस्त रहा है। मैट फॉगी को अपने भाई की तरह मानता है, तो सिर्फ एक लौता फॉगी का ही डेथ है जो मैट को इतना तोड़ सकता है कि वो अपना नो किल रूल तोड़े। अब ये पूरी चीज़ मेरी एक थ्योरी ही है, तो टेक दिस एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। सीन डाइनर में वापस जाता है जहाँ फिस्क मैट से कहता है इट्स हार्ड टू कम टू टर्म्स विद आवर वायलेंट नेचर, जिसका मैट के केस में मीनिंग काफ़ी सिंपल पर डीप है। देखो, जब तुम एक सुपर हीरो का काम करते हो तो वैसे ही तुमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी घटिया चीज़ें देखने को मिलती है, तो वैसे सिचुएशन में अपने अंदर के गुस्से को दबा के रखना अपने आप में ही बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जैसा मैट ने कहा, वो एक लाइन क्रॉस करने के बाद लोग उस गिल्ट से कोप नहीं कर पाते, उनको यकीन नहीं होता कि मैंने ऐसा कर कैसे लिया। और मैट तो वैसे भी क्रिश्चियन फेथ में मानने वाला बंदा है, एंड इट मेक्स सेंस कि मैट उस गिल्ट से कभी उभर ही नहीं पाया। बढ़ते हैं अगले सीन पे जहाँ में एक बंदा हाथों में किसी को लेके कैमरे की तरफ चलते हुए आता हुआ दिखता है। अब मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट मुझे जो बंदा बेहोश है वो मैट लग रहा है अपने मैन विदाउट फियर कॉस्ट्यूम में, और जो बंदा हाथों में मैट को लेके आ रहा है वो म्यूज है। ऐसा तुम देख सकते हो उसका पैंट काफी हद तक बैगी सा लग रहा है और उसने सर पे बीनी पहनी है, और ये दोनों ही चीजें ट्रेलर के पहले शॉट में म्यूज ने जो पहना था उससे मैच हो रहा है। बढ़ते हैं अगले सीन पे जहाँ में दिखता है कि एक सबवे में 4 बंदे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 छछुंदर इस बंदे को बुली कर रहे थे और ये बंदा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उसको बचाने की कोशिश में ये बंदा उनमें से एक छछुंदर को गलती से मेट्रो ट्रैक पे फेंक देता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो बंदा मर जाता है। अब ये जो आदमी उन दोनों को मार रहा था वो ऑब्वियसली कोई रैंडम कैरेक्टर नहीं है, तो सीधे बताता हूँ, इस बंदे का नाम है हेक्टर अयाला, जो कि मार्वल कॉमिक्स का पहला व्हाइट टाइगर है, और ये बंदा एक फुल फ्लेज सुपर हीरो है सुपर पावर्स के साथ, जो कि हमें आगे ट्रेलर में हेक्टर का व्हाइट टाइगर आउटफिट भी दिखा है। अब क्योंकि हमें यहाँ साफ साफ दिखा दिया गया है कि हेक्टर ने किसी को मार दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें शो में एक प्रॉपर कोर्ट ट्रायल देखने को मिल सकता है हेक्टर यानी व्हाइट टाइगर का, जहाँ मैट उसे डिफेंड करेगा।
और जी हाँ, ये भी एक छोटी डेयरडेविल कॉमिक स्टोरी लाइन पे बेस्ड है जिसका नाम है द ट्रायल ऑफ द सेंचुरी, जहाँ हेक्टर के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर का ब्लेम लगा था जो कि ऑब्वियसली झूठ या गलत था। अच्छा, मैं पिछले सीन में एक चीज बताना भूल गया था कि तुमको इस फाइट सीन में सभी पिलर्स पे नंबर 168 लिखा हुआ दिख रहा होगा और मैंने इसको मेंशन किया है, तो ये कोई नॉर्मल नंबर तो होगा नहीं, तो सीधे बता देता हूँ। डेयरडेविल इशू 168 ही वो इशू है जिसमें पहली बार इलेक्ट्रा को कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जिन्होंने नेटफ्लिक्स डेयरडेविल देख रखा है वो तो इलेक्ट्रा को पहचानते होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है तो इसका भी ट्रेलर ब्रेकडाउन क्यों देख रहे हो, पहले पिछले 3 सीजन देखो वरना इस बारे में कुछ समझ नहीं आएगा। हमें आगे सीन में मैट 2 लोगों से मार खाता हुआ दिखता है जिसका ऑब्वियसली कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, पर यहाँ एक काफी क्रिएटिव चीज की गई है जहाँ मैट के ब्लड ड्रॉप्स को हार्ट बीट की तरह बैकग्राउंड म्यूजिक में यूज किया गया है, जिससे ये सीन काफी इंटेंस लग रहा है दिखने में। और इस सीन के बैकग्राउंड में अभी भी फिस्क का डायलॉग चल रहा है जहां वो अपनी बात को कंटिन्यू करता हुआ कह रहा होता है, हेटिंग द पावर इट हैज ओवर अस। मतलब हम सभी हमारे वायलेंट नेचर से डरते भी हैं और नफरत भी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वायलेंस में इतनी पावर है कि वो हमारे असली नेचर, अच्छे नेचर को ओवरकम कर सकता है। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ जहां हमें दिखता है कि कुछ ऑफिसर्स पॉइंटडेक्स्टर यानी बुल्सआई को एस्कॉर्ट करते हुए कहीं पे ले जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसके केस के लिए, एज नेचुरली वो सीजन 3 में नकली डेयरडेविल बन के लोगों को मारता फिर रहा था, तो उसी पे बेस्ड उस पर कोई ना कोई केस तो हुआ ही होगा। नेक्स्ट सीन की तरफ बढ़ते हैं जहां हमें एक बैंक में रॉबरी होता हुआ दिख रहा है और यहाँ मैट भी मौजूद है। अब सवाल ये आता है कि मैट ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकता है। वो डेयरडेविल बनना छोड़ चुका है और अगर होता भी तो उसको अपना कॉस्ट्यूम बदलना पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली एक अंधा हाथ में 6 गंधारे से तो लड़ नहीं सकता ना। तो इसका मेरे पास सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है कि मोस्ट प्रोबेबली कोई दूसरा सुपर हीरो यहाँ कैमियो करेगा मैट और बैंक में सभी को बचाने के लिए। अब मैं उम्मीद लगा के तो बैठा हूँ यहाँ स्पाइडरमैन के कैमियो के लिए, बट ल्यूक केज, जेसिका जोन्स से कोई भी कैमियो करते मैं खुश हो जाऊंगा। बढ़ते हैं अगले सीन पे जहाँ में मैट किसी प्रोटेस्ट रैली के बीच से चलते हुए आता हुआ दिख रहा है। अब पूरे सीन को बिना देखे इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं निकाला जा सकता, बट मैं इतना कहूंगा कि फॉग और लाइटिंग की वजह से ये शॉट सिनेमैटिक तो लग रहा है, बट बाकी सीन्स के कंपैरिजन में इस शॉट का कैमरा का क्वालिटी पता नहीं क्यों मुझे बहुत गंदा सा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि मैट बाकी सभी से पहले कोर्ट रूम में पहुंच जाता है, जो कि कंप्लीट सीन के बिना इसका भी कोई कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा, बट इसका अगर मुझे एक अंदाजा लगाना हो तो मोस्ट प्रोबेबली मैट किसी वजह से एक बहुत लंबे टाइम के बाद कोर्ट में वापस आया है, और शायद वो रीजन ब्लिप भी हो सकता है, क्या जैसे मैंने कहा किसी क्लोज पर्सन की डेथ भी हो सकती है। फिर से एक और रैंडम सा सीन दिखता है जहाँ कोई बंदा हाथ में हथौड़ा जैसा कुछ लेके बेसमेंट या किसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहा है। सीन वापस कुछ सेकंड के लिए उस डायनर में जाता है जहाँ फिस्क मैट से कह रहा होता है, समटाइम्स पीस नीड्स टू बी ब्रोकन एंड केओस मस्ट रेन। अब इस लाइन का सिचुएशन पे बेस्ड बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन मैट के केस में जो मीनिंग फिट बैठ रहा है मैं बस वो बता रहा हूँ। आई थिंक फिस्क मैट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि उसने जो भी किया हो शायद वो उतना गलत ना हो जितना वो सोच रहा है। कुछ कुछ केस में शांति से चीजें सॉल्व नहीं होती और हर कोई हर चीज नहीं समझता, तो कभी कभी अपने अंदर के पागलपन को बाहर आने देना ही समझदारी का काम है। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ जहाँ में मैट किसी पार्टी में एक लड़की के साथ डांस करता हुआ दिखता है और अगले ही सीन में उसी के साथ। अब क्या बोलूं मैं, तुमको दिख रहा है साफ साफ, खुद समझ लो। अब बात रही इन मैडम की, तो ऑब्वियसली ये मैट की नई गर्लफ्रेंड है और इनका नाम है हेदर ग्लेन। और बिलीव मी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो बस इस शो का वेट करो। अगर बाय चांस कॉमिक वाले हेदर ग्लेन को अडैप्ट किया जाता है इस शो में तो तुमको समझ आ जाएगा कि असली टॉक्सिसिटी किसे कहते हैं। अब इन मैडम को लेके मैट की चौथी गर्लफ्रेंड है MCU में, एक अंधे आदमी की ये चौथी गर्लफ्रेंड है। मुझे तुम्हारा नहीं पता, पर मुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ जहां हमें दिखता है कि एक आदमी जो कि मैं 100% श्योर हूँ कि ये बुल्सआई है, हाथों में गन लेके दूसरे हाथ से एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है। कहाँ? जोसीज बार में। जी हाँ, ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले यही सेम सीन का बिहाइंड द सीन लीक हो गया था और मेरी फूटी किस्मत मैंने गलती से देख भी लिया था। तो हाँ, मैं 100% श्योर हूँ कि ये वही सीन है। और इसी सीन के कुछ देर बाद हमें काफी इंटेंस डेयरडेविल वर्सेस बुल्सआई का हैंड टू हैंड फाइट देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सीन पे जहाँ में म्यूज का एक क्लोजअप शॉट दिखता है और सिर्फ इस एक शॉट से ये बंदा कितना मेनेसिंग है वो समझ आ रहा है। लाइक इमेजिन तुम अकेले रात को घर जा रहे हो और एक मास्क पहना बंदा जिसके आंखों से खून बह रहा है वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए। मुझे तुम्हारा नहीं पता, पर मैं तो वहीं पे रो दूंगा। खैर, अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ में फिस्क और वनेसा का साथ में एक सीन दिखता है जहाँ वो लोग डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। अब अगर तुम उनके पीछे नोटिस करो तो तुम साफ साफ वो रैबिट इन द स्नोस्टॉर्म वाली पेंटिंग देख पाओगे, जिसकी वजह से पहली बार फिस्क और वनेसा मिले थे डेयरडेविल सीजन 1 के एपिसोड 1 में। और इसमें जो तुम खून लगा हुआ देख रहे हो वो किसी और का नहीं, खुद फिस्क का ही है। और ये खून के छींटे तब लगे थे जब सीजन 3 के फाइनल एपिसोड में डेयरडेविल ने फिस्क को पीट के उसकी हालत खराब कर दी थी। एंड इट इज अ रियली ह्यूज थिंग कि डेयरडेविल के कैंसिल होने के 6 साल बाद भी पिछले सीजन में जो कुछ भी हुआ उन सब चीजों को ऑनर करते हुए अटेंशन और डिटेल पे इतना ध्यान दिया गया है। अब बात रही कि फिस्क ने ये खराब हो चुकी पेंटिंग अपने पास क्यों रखी है, तो आई थिंक कि उसने मैट के आगे खुद की हार को याद रखने के लिए रखा है।
ये पेंटिंग एक प्रॉमिस की तरह है कि कभी ना कभी फिस्क अपना बदला लेगा। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, जहाँ हमें दिखता है कि मैट फ्रैंक कैसल यानी पनिशर से मिलने आया है, बट फ्रैंक बिना कुछ देखे या समझे उस पर हमला कर देता है, जिसका मतलब है कि फ्रैंक ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस पर कोई हमला करेगा। ऐसा में उसका चेहरे पे पुराने चोट के निशान भी दिखते हैं और उसकी हालत देख मैं इतना तो बता सकता हूँ कि उसने भी एक लंबे टाइम से पनिशर का काम नहीं किया है और किसी वजह से वो मैट को देख के काफी शॉक हो जाता है, जैसे वो सोच रहा था कि मैट ऑलरेडी मर चुका है। और अपने पुराने दोस्त को देख वो मुझे खुश तो नहीं लग रहा। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है कि फ्रैंक का क्रिमिनल्स और दुनिया को लेकर पर्सपेक्टिव मैट से काफी अलग है, लेकिन उसके बावजूद वो मैट या डेयरडेविल की बहुत इज्जत करता था। और अब क्योंकि उसने डेयरडेविल बनना छोड़ दिया है तो पनिशर को ना चाहते हुए भी ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स को मारना पड़ा होगा जो शायद सुधर सकते थे अगर डेयरडेविल उन्हें पकड़ता। और एक अकेला विजिलेंटी शहर को कितना ही साफ कर सकता है। खैर ये मेरी एक थ्योरी है, तो तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। अब क्योंकि पनिशर भी एमसीयू में कैनन बन चुका है तो जाओ उसके 2 सीजन्स देख के आओ, बहुत मस्त है। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, जहाँ में कई सारे पुलिस ऑफिसर्स किसी बैंक के बाहर हथियार और शील्ड्स के साथ खड़े दिखते हैं। तो शायद ये वही बैंक रॉबरी वाले सीन का कंटिन्यूएशन होगा जो हमें पहले दिखा था। नेक्स्ट सीन किसी कोर्ट रूम जैसी जगह पे टेक प्लेस करता है, जहाँ हमें कैरन भी दिखती है, लेकिन काफी गुस्से में और एक डिटरमाइंड एक्सप्रेशन के साथ। तो यहाँ जिसका भी ट्रायल या जो भी हो रहा है उसका कैरन के साथ कोई पर्सनल लेवल पे रिलेशन या लफड़ा है। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, जहाँ में सूट बूट पहने माइकल गंडोल्फिनी का कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम है डैनियल ब्लेड। अब ये बंदा कॉमिक्स से कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। डैनियल ब्लेड इस कैरेक्टर को एक्सक्लूसिवली इस शो के लिए क्रिएट किया गया है, तो ये क्या है, कौन है, क्यों है, वो बताना तो इम्पॉसिबल है। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, जहाँ में 2 लोग हुक से लटके हुए दिखते हैं और ऐसा काम म्यूज के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो हाँ, ये बंदा इतना ही ब्रूटल है। अब ये जो शॉट हमें दिख रहा है ये काफी हद तक आई थिंक इस वाले कॉमिक पैनल से इंस्पायर्ड है, जहाँ गॉड ने कुछ गॉड्स को मार के ऑलमोस्ट ऐसे ही सिमिलर तरीके से लटका दिया था। अगले सीन की तरफ बढ़े तो हमें वही बैंक वाला सीन दिखता है, जहाँ पूरे बैंक में स्मोक भर चुका है, मोस्ट प्रोबेबली स्मोक बॉम्ब से। जैसे मैंने कहा, आई एम प्रीटी श्योर मैट को बाहर से हेल्प मिल रहा होगा, चाहे वो कोई सुपर हीरो से हो या पुलिस से। हमें आके दिखता है कि मैट उन रॉबर्स में से एक को दीवार में पटक के अपने केन से पीट के बेहोश कर देता है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि यहाँ अंधा मैट है या ये चोट। साला एक जिंदा आदमी तेरे पास से चलते हुए जा रहा है, तुझे दिखा नहीं या सुनाई नहीं दिया। बढ़ते हैं अगले सीन पे, जहाँ में हेक्टर अयाला दिखता है अपने व्हाइट टाइगर आउटफिट में और उसके गले पे तुम जेड टाइगर के एम्यूलेट देख सकते हो, जिससे हेक्टर को व्हाइट टाइगर की पावर्स मिलती हैं। अब यहाँ तुम उसके गले में सिर्फ एक एम्यूलेट देख सकते हो जो कि एक टाइगर का चेहरा है, लेकिन ओरिजिनली कॉमिक्स में टोटल 3 एम्यूलेट्स हुआ करते थे, एक टाइगर का चेहरा और 2 टाइगर के पैर, जिनको एक साथ पहनने पे ही किसी को व्हाइट टाइगर की पावर्स मिलती है, जो कि हेक्टर को ही पहली बार मिला था। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, इन व्हाइट टाइगर एम्यूलेट्स का जो ओरिजिन है वो कनलन से है और ये वही जगह है जहाँ से डैनी रैंड जैसे सभी आयरन फिस्ट को अपनी पावर्स मिलती है। तो अब क्योंकि एमसीयू का बिना कुछ के कनलन के साथ एक कनेक्शन बैठ रहा है, तो उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये डैनी रैंड यानी आयरन फिस्ट को एमसीयू में रीइंट्रोड्यूस कर देने का। एज ए कॉमिक एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि ट्रायल ऑफ द सेंचुरी स्टोरी लाइन में ल्यूक केज और डैनी ने ही मैट को इंसिस्ट किया था हेक्टर का केस लेने के लिए। अब अगर तुमको इसकी कॉमिक स्टोरी लाइन का कंक्लूजन जानना है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम सभी के लिए एक काफी बुरी खबर है कि कामार डेलोस रेइस, आई एम सॉरी इफ आई मिस प्रोनाउंसिंग, यानी जिन्होंने हेक्टर अयाला को प्ले किया है शो में, अनफॉर्चुनेटली उनकी 2023 में मौत हो चुकी है। मैं इस सोल रेस्ट इन पीस। तो प्रोबेबली ये आखिरी बार है जब हम हेक्टर अयाला वाले व्हाइट टाइगर को देखेंगे, और शायद अगली बार जब हमें अगर कभी भी व्हाइट टाइगर देखने को मिलता है एमसीयू में, तो वो शायद इवा अयाला यानी हेक्टर की बहन के रूप में होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में हमें फुल्ली आर्म्ड कुछ ऑफिसर्स किसी बिल्डिंग में घुसते हुए दिखते हैं, जो कि आई थिंक ये जोसीज बार का सीन हो सकता है। मत पूछो कैसे, बट मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है। अगले सीन की तरफ बढ़े तो हमें दिखता है मैट उन रॉबर्स में से एक का मास्क पहन के, जो कि एक बहुत बढ़िया कोइंसिडेंस से रेड कलर का है, वो एक बंदे को बहुत ब्रूटली मारता है। मतलब लिटरली उसका मुंह एक बियर बॉटल पे दे मारता है, फिर उसको पीट पीट के थका के पूरी जोर से उसके घुटने पे कूद जाता है एंड ऑब्वियसली उस बंदे का घुटना उल्टी तरफ से टूट जाता है। पहले वाला मैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, वो गुंडों को पीटता बट इतनी बुरी तरीके से नहीं। पनिशर तक लिटरली किसी को इतना ब्रूटली नहीं मारता, वो गोली मार के एक ही बार में बात खत्म करता है। खैर अगले सीन की तरफ बढ़े तो हमें एक बहुत ही फक्ड अप ड्राइंग दिखता है ब्लैक, व्हाइट और रेड कलर में, जिसमें रेड कलर ऑब्वियसली किसी का खून है और तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि इसको ड्रॉ किसने किया होगा। अगले शॉट की तरफ बढ़े तो हमें कोई बंदा जेल में कैद दिखता है और उसके नकल्स पे चोट के निशान है, तो मोस्ट लाइकली ये हेक्टर ही होगा। ऐसा मैं दिखा था कि वो सबवे में 2 बंदों से लड़ रहा था। बढ़ते हैं अगले सीन पे, जहाँ में मैट उसके घर के छत पे दिखता है अपने बटॉन से प्रैक्टिस करते हुए, जो कि आई थिंक यही वो पॉइंट है जहाँ मैट फिर से डेयरडेविल बनने का डिसीजन लेगा। एंड मैं चार्ली कॉक्स को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि वो इतने सालों बाद भी बटॉन्स के साथ उतने ही स्मूथ है जितने वो पहले हुआ करते थे। नेक्स्ट सीन में हमें किंग पिन एक बिल्डिंग से कहीं नीचे देखता हुआ नजर आता है, जो कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि वो किसी चीज को लेके काफी गुस्से में है और वो कुछ एंटिसिपेट कर रहा है, एज हम उसके चेहरे पे किसी चीज का ग्लो भी बढ़ते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट सीन की तरफ बढ़े तो हमें म्यूज का एक शॉट दिखता है जहाँ वो अपने हाथों से किसी चीज को तो नीचे मार रहा है, जो कि देख के तो वैसे समझ नहीं आ रहा, बट जब मैंने थोड़ा स्लो करके देखा तो मुझे ये काफी हद तक हॉस्पिटल्स में यूज होने वाले पाइप जैसा लगा, जिससे सैलाइन वगैरह चढ़ाते हैं।
जो कि अगर मैं सही हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली म्यूस इस सीन में अपने विक्टिम्स की बॉडी से ब्लड एक्सट्रैक्ट कर रहा है अपने ड्राइंग्स म्यूरल्स वगैरह में यूज करने के लिए। और फाइनली अब आते हैं इस ट्रेलर के सबसे भयंकर और मनी शॉट पे, जहाँ हमें दिखता है कि मैट के पास अब उसका एक अपना छोटा सा बैट केव है, आई मीन काइंड ऑफ लाइक स्टोरेज यूनिट, जहाँ बिल्कुल सामने ही डेयरडेविल के एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 काउल्स रखे हैं और 5 अलग अलग सूट्स के। तो एक एक करके सभी के बारे में बताता हूँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सिल्वर कलर का मैट का आर्मर्ड डेयरडेविल सूट का काउल है, जो हमें पहली बार डेयरडेविल इशू 321 में देखने को मिला था। अब इसमें बहुत खास कुछ तो नहीं है, इट इज जस्ट लाइक एनी अदर डेयरडेविल सूट, बस ये ज्यादा हेवीली आर्मर्ड है और इसी वजह से ये ज्यादा बल्कि भी दिखता है। इसमें कंधों पे घुटनों पे ज्यादा गार्ड्स और कवर्स लगे हैं मैट को वेनम जैसे बड़े बड़े विलेन से प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर दूसरा वाला ऑब्वियसली डेयरडेविल का क्लासिक रेड सूट है जो हमें नेटफ्लिक्स डेयरडेविल में दिखा था। फिर तीसरा वाला जो कि डेयरडेविल का फर्स्ट अपीयरेंस सूट है कॉमिक्स में, जो कि हमें शी हल्क में भी देखने को मिला था। पर्सनली मुझे ये डेयरडेविल का सबसे ज्यादा घटिया सूट लगता है, एज हर कॉमिक एक्यूरेट सूट लाइव एक्शन में काम नहीं करता, एंड टू बी ऑनेस्ट ये वाला भी काम नहीं किया था मेरे लिए। चौथा वाला काउल डेयरडेविल के शैडोलैंड कॉमिक स्टोरी लाइन का है, जो कि फिर से कुछ खास नहीं, बस सिंपल ब्लैक कलर का है और दोनों हाथों में ब्लेड्स लगे हुए हैं। और फाइनली आखिरी वाला इस शो का नया हाइब्रिड सूट का काउल है। अब मैंने हाइब्रिड इसीलिए कहा क्योंकि ये नया जो सूट है उसका डिजाइन काफी हद तक आर्मर्ड सूट जैसा है और कलर कॉम्बिनेशन क्लासिक रेड सूट जैसा है। और इस नए काउल का मटेरियल पिछले वालों से काफी अलग है, ये काफी हद तक लेदरी और मैट टेक्सचर जैसा लग रहा है। समझ आया मैट टेक्सचर, मैट मर्डॉक मैट टेक्सचर। सॉरी यार, मैं बहुत गंदे जोक्स मारता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। हमें आगे ट्रेलर के पहले सीन का कंटिन्यूएशन दिखता है, जहां मैट अपने नए सूट में म्यूस से लड़ रहा होता है। और जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, मैट का फाइटिंग स्टाइल पहले से बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। अब अगर तुम पीछे नोटिस कर दो तो म्यूस के एक विक्टिम की भी लाश देख सकते होगे। तो जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, म्यूस अपने विक्टिम्स की बॉडी से ब्लड एक्सट्रैक्ट करता है, तो मेरी वो थ्योरी सही हो सकती है। सीन बीच में कट हो जाता है उस फाइट में जहां दो लॉन्डे मैट को पीट रहे थे, लेकिन इस वाले सीन में हमें दिखता है कि मैट अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है और उल्टा उन दोनों को बुरी तरह से पीटने लगता है और एक का तो हाथ भी तोड़ देता है, वो भी उल्टी तरफ से। मुझे नहीं पता मैट के साथ इस शो में क्या क्या होगा, बट जो भी होगा उससे मैट ऑलमोस्ट पूरी ही तरह से पगला चुका है। इस ट्रेलर के एंड होने से पहले हमें फाइनली मैट चीखते हुए दिखता है, और ये चीख ऐसे इंसान की नहीं है जो गुस्से में है, ये ऐसे इंसान की है जिसके अंदर इफ नॉट सालों का तो महीनों का फ्रस्ट्रेशन जमा हो रखा है। अब फाइनली हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन का टाइटल कार्ड दिखता है, जो कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे काफ़ी भद्दा सा लगा, बट बैकग्राउंड म्यूजिक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे में जो थीम सुनने को मिलता है वो एक्चुअली नेटफ्लिक्स डेयरडेविल का ही थीम है, बट इस बार इसको ऑर्गन में बजाया गया है। हाँ, ऑर्गन एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है और यूजुअली इनको चर्च में यूज़ किया जाता है, जो कि लोअर एक्यूरेट भी है, एज मैट अपने क्रिश्चियन फेथ में बहुत ज़्यादा मानता है। और इसी के साथ ये ब्रेकडाउन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू। मुझे पता है मेरा वीडियो लेट आया, बट मैं एकदम एक परफेक्ट वीडियो बनाना चाहता था, एज डेयरडेविल मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक हैं। यहाँ तक कि ओरिजिनल डेयरडेविल बॉर्न अगेन की कॉमिक स्टोरी में मैंने अपने चैनल पे कवर कर रखी है। अगर तुम ओरिजिनल स्टोरी जानना चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। मैं प्लग नहीं कर रहा, बस सजेशन दे रहा हूँ। तुम चाहो तो किसी और चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हो। बस मैं चाहूँगा तुम लोग एक बार स्टोरी सुनो, क्योंकि वो वाली ओरिजिनल स्टोरी काफ़ी ही खूबसूरत है। तुम लोग मतलब मेरी आवाज़ सुन के बता सकते हो कि मेरा गला बैठ गया है बोल बोल के। तो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड के अराउंड आई थिंक मेरा गला थोड़ा बैठ गया था, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड आई होप तुम लोगों को, जैसे मैंने कहा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सायोनारा।